तकरीबन 2 घंटे बाद जब हमीद रकम लेकर फजल शाह की बाहर वाली हवेली पर पहुंचा तो फजल शाह किसी काम से बाहर गया हुआ था। क्योंकि ये खासा खुफिया मामला था इसलिए हमीद दम साधे बैठा रहा और ना ही किसी ने उसकी आमद का मकसद दरियाफ्त किया। इस हवेली पर फजल शाह के खास नौकर ही हुआ करते थे और इन्हें इल्म था कि यहाँ आने वाली कोई भी हस्ती मामूली नहीं हो सकती। इन्हें मेहमान की सिर्फ खिदमत करने का हुक्म थे, इसे पूछ गछ की इजाजत नहीं थी। हमीद को रह रह कर अफसोस हो रहा था कि उसे देर हो गई, कहीं फजल शाह गुस्सा ही ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो इसके लिए क़यामत आ जाती, क्योंकि उसका अगर कोई धंधा चल रहा था तो सिर्फ फजल शाह की वजह से। ये फजल शाह ही था जिसने हमीद जैसे मामूली से चोर को इलाके का बासर स्मगलर और 2 मुरब्बे अरादी का मालिक बना दिया था। फजल शाह की आमद 2 घंटे बाद हुई। हमीद को देखकर पहले तो उसे गुस्सा आ गया, फिर हैरत हुई ये क्यों आ गया है। फजल शाह का अपना तरीका वारदात था और वो अमूमन पसे पर्दा रहकर काम करने का आदी था। इसके तमाम जराइम पेशा साथी इस बात से बाखूबी आगाह था कि फजल शाह किसी भी तरह से मुंह उठाकर डेरे पर चले जाना हरगिज पसंद नहीं करता। तुम यहाँ, तुम्हें किसने कहा था आने के लिए? फजल शाह ने इसके सलाम करने के अंदाज को नजरअंदाज करते हुए बड़े करख्त लहजे में पूछा। शाह जी, मेरी क्या मजाल है कि आपके हुक्म के बगैर इस गांव की हदूद में भी कदम रखूं? मैं तो नदीरे के। क्या कहा था नदीरे ने? फजल शाह को अचानक झटका सा लगा। उसने फौरन ही हमीदे की बात काट दी। शाह जी, उसने कहा था कि 1 घंटे के अंदर बकाया रकम लेकर आपकी खिदमत में पहुंच जाऊं, बड़ी इमरजेंसी है। मैं तो बाल भी सस्ते दामों में उठा दिया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो दुरुस्त है, कोई नशा तो नहीं कर लिया? फजल शाह को वाकई गुस्सा आने लगा था। हमीदे ने जवाब में कस्में खानी और कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया और उसे सारी वारदात बता दी। जूं जूं वो अपनी बप्ता सुनाता रहा और तू फजल शाह का पारा चढ़ रहा था। ठीक है, तू रकम दे और चला जा, और आइंदा जब भी वो आए बिठाकर मुझे इतला कर देना, फजल शाह ने गुस्से से कांपते हुए कहा। उसे फौरन समझ आ गई कि नदीर मोची उसके साथ हाथ कर गया है, लेकिन उसकी यह हिम्मत। फजल शाह ने दांत पीसते हुए खुद से बुड़बुड़ाते हुए कहा। शाह जी, मैं समझा नहीं, क्या नदीरा? हाँ, उस हरामजादे ने अपनी औकात दिखाई है। हमीदे, अपने बंदे दौड़ा दो, मुझे आज रात तक वो जिंदा या मुर्दा हर हालत में चाहिए। फजल शाह ने उसकी बात काटते हुए कहा। मेरे मौला, ये क्या गजब हो गया? शाह जी, उसकी मौत ही आई होगी जिसने उसे गुमराह किया। कहाँ कर जाएगा? मैं इसके कई ठिकाने जानता हूँ। उसने अपने नंबर बनाने चाहे। हमीदे, तू जा और कल रात जो माल पार जाना है वो भी रोक ले। न जाने वो हरामी क्या क्या कर चला गया है। और हाँ, अब मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा, फजल शाह ने कुछ सोचते हुए कहा। हमीदा चला गया। फजल शाह का बस नहीं चलता था कि कुछ कर गुजरे। नदीर मोची ने जिस कमीनगी का मुजाहरा किया था इसका तो फजल शाह तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। वो तो नदीरे को एक बुज़दिल और लालची किस्म का चमचा समझता था। नदीरा इतनी जुर्रत करेगा कि फजल साहब को ही रगड़वा देगा, ये सोचकर दिमाग खराब होने लगा। शाम तक हमीदे की तरह 2 और बदमाश भी इस तरह फजल शाह के डेरे पर पहुंच चुके थे। नदीर मोची जाते हुए फजल शाह के साथ 3 लाख रुपए का हाथ कर गया था। फजल शाह के लिए पैसों से ज्यादा अहमियत अपनी साख की थी। अगर इसके कमीन ही इस तरह की हरकतें करने लगे तो इसका क्या बनेगा? इसने इलाके के चप्पे चप्पे पर अपने लोगों को फैला दिया था। शाम ढलने तक नजदीक दूर के तकरीबन 50 घोड़सवार नदीर मोची को ढूंढते फिर रहे थे, लेकिन अब वो इनकी दस्तरस से बाहर हो चुका था। रियासत शाह ने उसकी बात बड़े इत्मीनान से सुनी थी। फजल शाह, तुमने देख लिया अंजाम मेरी नसीहत पर अमल न करने का। मैं तुमसे कहा था फजल शाह के इन कमीनों को ज्यादा लिफ्ट ना दिया करो, लेकिन तुम तो जिनाकारी के चक्कर में अंधे हो रहे हो। तुम्हें तो औरत चाहिए। अरे क्या शहर में सब लोग मर गए हैं? कभी हमारे मुतालिक भी कोई बात सुनी है? उसने फजल शाह को तंबीह की। शाह जी, वो तो ठीक है, लेकिन इस बंदे को बचकर जाना नहीं चाहिए। फजल शाह का खून अभी तक खोल रहा था। नहीं बचेगा। कहाँ जाएगा हमसे भाग कर? और हाँ, नथु खां की इतला कर दी है। रियासत शाह ने गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ा। शाह जी, वो तो आ जाएगा, लेकिन उसका लड़का कुछ करना होगा। फजल शाह को अब भी तशवीश होने लगी थी। फजल शाह, हनीफ खान अगर एक मर्तबा पलवाल पहुंच गया तो हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। तुम समझते हो ना सरदार को, वो बड़ा मक्कार आदमी है। मैं जानता हूँ नथु खां बड़े बासूल आदमी है, लेकिन इकलौती औलाद के सामने इसके असूल कैसे बरकरार रहेंगे? अगर हम बाप बेटे को अलग अलग भी कर दें तब भी घाटे का सौदा है, तब भी सरदार ही कामयाब रहेगा। फजल शाह, कुछ भी हो जाए सरदारों की हाँ जहराबाई नहीं जानी चाहिए, उसका मुजरा नहीं होना चाहिए। यही एक सूरत है हनीफ खां को अपने साथ मिलाए रखने की। तुम हर मुमकिन कोशिश करो, हर मुमकिन। मेरी बात समझ गए ना? रियासत शाह ने बड़े तशवीशनाक लहजे में कहा। शाह जी, जहराबाई का मुजरा नहीं होगा, मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। फजल शाह बड़े पुरअतमाद आदमी था। फजल शाह का ख्याल रखना। फजल शाह, ख्याल रखना, तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है, परसों से वहां जाना है। रियासत शाह ने उसे सूरत हाल की संगीनी का एहसास दिलाया। शाह जी, आप मुतमईन हो जाएं, ऐसा ही होगा, चाहे इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। फजल शाह, अब नदीर मोची का गुस्सा भी नायत बाई पर उतारने पर तुल गया था। ठीक है, अब तुम जाओ। फिल वक्त नदीर मोची को भूल जाना, जगहसाई ना करो अपनी। शरीक क्या कहेंगे? एक मोची हमें दगा दे गया, हमारे 3 लाख ठग कर ले गया। मैं देखूंगा उसे कहाँ जाएगा। वो यूं भी फजल शाह, इस वक्त हमारे लिए इलेक्शन ज्यादा अहम है। ठहरो, एक बात आई है मेरे जहन में। अचानक रियासत शाह के शैतानी दिमाग ने उसे रास्ता दिखाया। हुक्म शाह जी। फजल शाह मुअद्दिब हो गया, और जब रियासत शाह ने फजल शाह को इस तरकीब से आगाह किया जिस पर वो अमल करने जा रहा था तो फजल शाह इश कर उठा। उसे यकीन हो चला था कि रियासत शाह के शैतानी दिमाग के सामने सरदार नहीं टिक सकेगा और बिलाखिर इसकी फतेह होगी। रियासत शाह ने बात ही ऐसी कर दी थी। फजल शाह अब इस तरकीब पर अमल करने जा रहा था।
नूरपुर के माछियों को जब फजल शाह की आमद की इत्तला मिली तो वो बेचारे डर गए, कोई नया अदाब ना आ गया हो। दुल्हे माशकी ने अपने साथियों से कहा, देख तो कहीं हमें मार तो नहीं डालेगा। इसके साथियों ने मशवरा दिया। नंबरदार हुक्मदीन जो इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार और फजल शाह का यार भी था और जिसने आज तक दबाव डालकर बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने से भी रोक रखा था, इसने ही इन्हें बुलाया था कि फजल शाह साहब उनसे मुलाकात करने आए हैं। थोड़ी देर बाद ही दुल्हा माशकी अपने साथियों समेत नंबरदार हकीम दीन की हवेली पर पहुंच चुका था, जहां फजल शाह उनका मुंतजिर था। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब फजल शाह ने सबसे बारी बारी खड़े होकर हाथ मिलाया और दुल्हे माशकी को गले लगा लिया। दुल्हे, गलतियां इंसानों से ही हुआ करती हैं। हमें इस बात का इल्म नहीं था कि नदीर मोची इतना घटिया और दलील इंसान होगा कि हमारे ही इलाके की इज्जत को नीलाम करता फिरेगा। यूं भी पुराना खिदमतगार होने के नाते जब उसने कुरान पर हल्फ देकर बड़े शाह साहब को बताया कि वो बेगुनाह है तो इन्होंने इसकी बात का यकीन कर लिया और अपने नौकर को पुलिस से बचाए रखा। लेकिन अब शाह साहब की इस खबासत का एक और सबूत मिला है। इन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि तुम लोगों की मदद करूं और बच्ची को बरामद करा दूं। मैं तुम्हारे साथ खुद थाने जाऊंगा और इसके खिलाफ रपट दर्ज करवाने और बच्ची को बादियाबी में। शाह साहब और मैं हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। हमारी तरफ से जो गलती नादानगी में हो गई है इस पर हम मदद ख्वाह हैं। जैसे जैसे फजल शाह के मुंह से अल्फाज निकल रहे थे, बेचारे देहातियों के दिल पिघलते जा रहे थे। शाह जी, खुदा के लिए हमें शर्मिंदा न करें। आप सैयद बादशाह हैं, हमारे सरदार हैं। हम आपके पहले से ही खिदमतगार थे और आज भी हैं। हमें इल्म था कि जब आपको हकीकत का इल्म होगा तो आप जरूर हमारा साथ देंगे। शाह जी, नदीर मोची बड़ा हरामी आदमी है। उसने आपकी पोजीशन बहुत गंदी की हुई है। हम तो खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि उसने नदीरे की अहमियत आप पर जाहिर कर दी। दूल्हे भाई, तुम जानते हो कि शाह साहब कभी चलकर कहीं नहीं गए, लेकिन तुम्हारे पास आए हैं। अब हमारा भी फर्ज बनता है कि इलेक्शन में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं। तुम अपने 2-3 बंदे साथ लो, मैं भी तुम्हारे साथ थाने चलता हूँ। शाह साहब भी चलेंगे और नदीर के खिलाफ हम अगवा का पर्चा दर्ज करवाएंगे, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं कि नूरी को इसने अगवा करवाया था। हकीम दीन ने बात बढ़ाई। थोड़ी देर बाद ही नूरपुर के गांव का एक वफद थाने में फजल शाह के साथ मौजूद था, जिसे फजल शाह पहले ही तैयार करके गया था। थानेदार ने उनका इस्तकबाल ऐसे किया जैसे वो खुद मुजरिम और आने वाले पुलिस के मुलाजिम थे। उसने फजल शाह के हुक्म पर नदीर मोची के खिलाफ अगवा का पर्चा दर्ज किया। हुक्मुद्दीन, नंबरदार, दूल्हे माछी और इसकी बरादरी के 4 और 2 आदमियों की गवाही भी डाल दी। लेकिन ये सारी कार्रवाई उसने कोरे कागज पर की थी। बेचारे देहातियों को इस बात का क्या इल्म था कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। उन पर तो शाह साहब के अकीदत का नशा सवार था और ये एहसास कि शाह साहब कुछ चल कर उनके घरों तक आए हैं, उनकी अनानियत को हवा के घोड़े पर उड़ाए चले जा रहा था। तुम बेफिक्र हो जाओ दुल्हे, नूरी हमारी भी इज्जत है, हम इसे बरामद करवाएंगे। मैं देखता हूँ कि नदीर मोची ने उसे कहाँ छुपा रखा है। मैंने थानेदार से कह दिया है कि फौरन इसे गिरफ्तार करके उसके जिस्म की एक एक हड्डी तोड़ डाले और इससे नूरी को बरामद करवाए। फजल शाह ने दूल्हे और उसके साथियों को थाने से रुखसत होते हुए कहा। वो इन सबको अपनी हवेली में ले आया था। यहाँ उनके लिए खुसूसी जियाफत का एहतमाम किया गया था। फजल शाह ने उनकी सारी बरादरी के लिए पुलाव और कौरमे की देगें पकवाई थी और बेचारे माशकियों के लिए ये दावत किसी भी तरह दावत शराब से कम नहीं थी। अगर उनमें से किसी के दिल में शाह साहिबान के मुतालिक कुछ गिला शिकवा भी था तो पुलाव और कौरमे में बह गया था। वो सब एक मर्तबा फिर शाह साहब के ताबेदार और उनके इशारे पर जान निछावर करने का अज़म लेकर वापस जा रहे थे। मकामी एसएचओ इस वक्त रियासत शाह के कमरे में मौजूद था। हुक्म शाह जी, उसे जैसे ही रियासत शाह की तरफ से बुलावा आया भागता चला आया था। क्या हाल है चौधरी साहब, काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना? रियासत शाह ने बेतकल्लुफी से उससे मुसाफा करते हुए पूछा। शाह जी, आपके होते हुए इस गुलाम की तरफ कोई मैली आंख से देख सकता है क्या? क्या बना तुम्हारे एसपी साहब का? बड़ी बढ़ के मारता था, कहाँ गया वो? वाह शाह जी वाह, मान गए शाह जी, आपने उसे आने वाली जगह भेज दिया है। अब 3-4 साल तो आराम से गुजरेंगे। इसने भी मुझे अजाब में मुब्तला कर रखा था। एसएचओ ने दांत निकाले। चौधरी साहब, जो हमारे बंदे हो जाते हैं ना, उनकी और हमारी इज्जत दोस्ती दुश्मनी सांझी हो जाती है। उसने तुम्हें लाइन हाजिर किया था, हमने उसे जिला बदल करवा दिया और देख लो तुम इस थाने में चुदराहट कर रहे हो। रियासत शाह ने तकब्बुर से गर्दन फैलाई। शाह जी, नौकर हैं आपके, मेरी तो 7 पुश्तें आपका एहसान नहीं उतार सकती। एसएचओ वाकई उनका एहसान नहीं उतार सकता था। एक छोटा सा काम तुमसे आन पड़ा है। रियासत शाह ने उसके चेहरे पर नजरें जमाई, जहाँ शाह साहब के लिए बेपनाह ताबेदारी के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हुक्म शाह जी हुक्म, नौकर क्या और नखरा क्या शाह जी? थानेदार ने बाकायदा हाथ बांध लिए थे। वो जिस तवाइफ का मुजरा हमने करवाया था ना? जी शाह जी, मैं उसे जानता हूँ, इनायत भाई की बेटी। मैं बहुत अरसा उस थाने में रहा हूँ। इसने क्या कोई इनकार किया है आपकी खिदमत से? थानेदार ने रियासत शाह की बात काटते हुए कहा। चौधरी साहब, अब हमारा ऐसा घटिया शौक भी नहीं है। रियासत शाह लफंगों की तरह हंस दिया। मेरा ये मतलब नहीं था हजूर, आप तो बादशाह हैं, मालिक हैं इलाके के। आप तो इसने कुछ नहीं किया चौधरी, लेकिन ये जो पुलवाल वाले सरदार है ना, ये उसे हमारे खिलाफ हथियार बनाना चाहते हैं। चौधरी, इस औरत को 2-3 रातों के लिए गायब करना है। इल्जाम तुम्हारे पास मौजूद है। नदीर मोची ने उसके हाथ बेचा था नूरी को।
दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार करके ले आओ, पक्का पर्चा करना, 2-3 दिन तक उनकी जमानत नहीं होने दूंगा। तुम्हें रिमांड दिलाना भी मेरा काम है। उनसे नूरी को बरामद कराओ और हर सूरत, ताकि इस कारनामे से हम इर्द गिर्द के गरीब देहातों के दिल जीत सके। नथु खां और उसके बेटे में यही एकता कायम रहेगी। रियासत शाह ने उसके बाद काट कर उसे सारी राम कहानी सुना दी और ये बात भी समझा दी कि अगर जहरा बाई का मुजरा पलवाल हो गया तो नथु खां का बेटा उनके हाथों से निकल जाएगा, जिसका मतलब सिवाय शिकस्त के और कुछ नहीं हो सकता। और हाँ, इस वाक़े में दूर दूर तक हमारा वजूद दिखाई न दे। किसी को ये एहसास ना होने देना कि इसके पीछे पर्दा कौन काम कर रहा है। बस तुम यही कहना कि नूरपुर वालों के दबाव पर तुमने नदीर मोची को गिरफ्तार करके तफ्तीश की है। और हाँ, नदीर मोची को भी इख्तियारी करार दे दो, ये काम भी मैं करवा दूंगा। उस पर कम से कम 3 डाके डाल दो। मैं चाहता हूँ कि अब वो मफरूर की हैसियत से ही मारा जाए। शाहजी, आपके तमाम अहकामात पर हर्फ ब हर्फ अमल होगा। आपने चौधरी नजाफत के हाथ नहीं देखे। हम भी अपने मोहसिनों के लिए जान दे दिया करते हैं चौधरी साहब। मैं सारा केस खुद करूंगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। शाहजी, हमने तो सैकड़ों लोगों की आंखों के सामने बंदे उठाकर उन्हें मछलियों की खुराक बना दिया है। बेचारी तवाइफ की तो औकात ही क्या है। एसएचओ चौधरी नजाफत ने गर्दन फैलाई। देख लेना चौधरी, जरा संभल के, उसके पीछे सरदार आएंगे, बड़ा प्रेशर आएगा। मैं तो हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि तुम पर कोई दबाव ना आए, लेकिन तुम भी पैरों के पक्के रहना। मेरी बात समझ गए ना? बस शाहजी, आप मुतमईन हो जाएं, अब मेरा काम देखें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ शाहजी, आप हुक्म दे तो सरदारों को ही मक्खू टप कर दूं। एसएचओ ने मजीद नंबर बनाने चाहे। अभी नहीं चौधरी, वक्त आया तो इन्हें भी देख लेंगे। रियासत शाह ने इसकी पीठ थपथपाई। फजल शाह को अंदर बुलाकर उसने थानेदार के सामने सारा मंसूबा उसे समझा दिया था और फजल शाह अपने सौतेले भाई के शैतानी दिमाग को दिल ही दिल में दर्जनों मर्तबा दाद दे चुका था। ये लो, रियासत शाह अपने ब्रीफ केस से नोटों की एक गड्डी निकालकर चौधरी की तरफ बढ़ाई। शाहजी, इसकी जरूरत नहीं, आपकी मुझ पर पहले ही क्या कम एहसानात हैं। शाहजी, ये जुल्म ना करें। थानेदार ने बाकायदा हाथ बांध दिए, लेकिन उसके बदिद होने के बावजूद शाह साहब ने उसे मोहब्बत से डांटते हुए नोटों की गड्डी पकड़ा दी, जो चौधरी नजाफत एसएचओ ने वादुल ख्वास से अपनी पतलून की बड़ी जेब में ठोंस ली। इनायत बाई के लिए जिंदगी में इससे बड़ा बिजनेस ना कभी पहले हाथ आया था और ना ही आइंदा ऐसे इम्कानात दिखाई दे रहे थे।